नाम का राजा रहा करता था। उसके 3 बेटे थे। उसका एक बहुत बड़ा राज्य था और उस राज्य का उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया था। अब मैं काफी बूढ़ा हो चला हूँ। कुछ साल बाद मुझे इस दुनिया से विदा लेना होगा और अपना साम्राज्य बेटे को हवाले करना होगा। ऐसे अशुभ बातें ना बोले महाराज, अभी तो आप और जिएंगे। कोई भी व्यक्ति इस धरती पर अमर बनकर नहीं आया है। हर कोई को एक न एक दिन मरना ही होगा। मेरी चिंता तो ये है कि अपना 3 बेटे में से कौन होगा जो प्रजा के साथ लेकर चलेगा और एक अच्छा राजा बनेगा। अब महाराज इनकी परीक्षा शायद वक्त ही लेगा। अब आप इसे वक्त पर छोड़ दीजिए। राजा कुछ सोच रहा होता है। हाँ, वक्त पर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है सुजान सिंह। मुझे एक तरकीब सूझी है। शायद इस तरकीब से अपने बेटे की परीक्षा ले पाऊंगा और पता कर पाऊंगा कि इन तीनों में से कौन राजा बनने का लायक है। और फिर राजा वहाँ से चला जाता है। राजा अरुणदीप अपने एक पुराने मित्र मंगल के पास जाता है। कैसे हो मंगल? अरे अरे, इतने बड़े महाराज मेरे कुटिया में कैसे? अरे दुनिया की नजरों में मैं महाराज हूँ, पर तुम्हारा तो बचपन का दोस्त हूँ ना। क्यों मंगल? शायद पहली बार हो रहा है कि कृष्ण खुद सुदामा के घर पधारे हैं। क्यों महाराज? हाँ हाँ, अब तो तुम मुझे जो भी कहो। सत्य तो यही है कि मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। आपके पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है महाराज। आपको भला मेरी मदद की जरूरत कैसे पड़ गई? ये काम मेरा तुम ही कर सकते हो। जी महाराज, बताइए ना, मुझे क्या करना होगा? असल में कुछ साल बाद मेरी हालत नहीं रहेगी राज्य चलाने के, और मेरी 3 बेटे में से किसी एक को राजगद्दी देनी होगी। अब कौन उस गद्दी का असली हकदार होगा और कौन सच में काबिल होगा, ये पता करने के लिए तुम्हें और मुझे मिलकर एक नाटक रचना होगा। कैसा नाटक महाराज? और फिर राजा मंगल के कान में सब कुछ बता देता है। ठीक है महाराज, मैं समझ गया। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं ये बहुत अच्छे तरह से कर लूँगा। इसे यह पता चल जाएगा कि तीनों बेटों में से कौन सच्चा इंसान है और प्रजा का देखभाल कर सकता है, और उसी बेटे का मैं अपना सिंहासन दे दूंगा। और फिर राजा अपने महल में वापस आ जाता है और राजा की 3 संतान थे, अजय, विजय और धनंजय। और फिर राजा अपने तीनों बेटों को एक एक करके कमरे में बुलाता है। उन सबको एक ही बात कहता है। प्रणाम पिताजी। अजय, तुम मेरे सबसे प्रिय पुत्र हो और मुझे लगता है कि तुम सबसे ज्यादा काबिल हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना जाए। अच्छा, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी पिताजी। ठीक है, अभी तुम जाओ। और हाँ, ये बात कभी किसी को कहना मत कि मैं तुम्हें अगला राजा चुनने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। इसके बाद राजा विजय को अंदर बुलाता है। वो उससे भी वही बात करता है कि वो अगला राजा बनेगा। उसके बाद धनंजय भी अंदर जाता है। राजा उससे भी वही बात कहता है कि अगला राजा उसे चुना जाएगा। वहाँ मंत्री सुजान सिंह भी था, जो कि ये सब देख रहा था। महाराज, आपका दिमाग में क्या चल रहा है? आप तीनों राजकुमार का सिंहासन का वादा कर दिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम तो बस देखते जाओ सुजान सिंह। इन तीनों राजकुमार का अब बस परीक्षा होने वाला है। वो तीनों भाई ये समाचार सुनकर बहुत खुश थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि अब उनका सामना एक परीक्षा से होने वाला है। परीक्षा से सफल होने की सूरत में ही उनको वो राज्य दिया जाएगा।
जाते हैं। वो तीनों भाई राजा बनने के सपने देख रहे थे। तभी एक सभा बुलाई जाती है। उस सभा में एक राजा था। राजा का मंत्री सूजन सिंह और एक सैनिक था। राजा के तीनों बेटे भी थे उस सभा में। इसके साथ साथ एक कैदी भी था जिसको सजा दी जाने वाली थी। वो कैदी और कोई नहीं बल्कि बनवारे ही था, जो कि कैदी बनने का सिर्फ नाटक कर रहा था। क्या हुआ पिताजी? इस कैदी का अपराध क्या है और इनको क्या सजा दी जाएगी? इनको इसी समय फांसी की सजा दी जाएगी। पर फांसी ही क्यों? इसका अपराध क्या है? ये इंसान आज भरे बाजार में महाराज यानी मुझे गाली दी। राजा के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उनका सिर्फ एक ही दंड है, फांसी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? इतना छोटा अपराध के लिए इतना बड़ा दंड, ये तो अन्याय है। अब तुम मुझे न्याय और अन्याय का मतलब समझाओगे? इसने तो मुझे सबके सामने उल्टा सीधा कहा। इसे तो आज मृत्यु दंड मिलकर ही रहेगा। ये तो गलत बात है पिताश्री। प्रजा में हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आजादी होनी चाहिए। यदि भी वह सीमा से बाहर जाकर कुछ बोलता है तो उसे दंड दिया जाएगा, पर इतना बड़ा दंड नहीं कि उनका जीवन ही खत्म हो जाए। मैं तीनों राजकुमार से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि महाराज से कहिए मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये मंगल तो बहुत अच्छा नाटक कर रहा है। वाह मंगल, तुम तो कलाकार निकले। पिताश्री, मैं क्षमा चाहती हूँ, पर मैं आपके इस निर्णय के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा, और कौन कौन है तुम में से जो इस निर्णय के खिलाफ है और इस अपराधी को बचाना चाहता है? मैं भी इनके खिलाफ हूँ पिताश्री। हाँ पिताश्री, मैं भी इस निर्णय के खिलाफ हूँ। वाह, मेरे तीनों बेटे न्याय की समझ रखता है। ये समझते हैं कि किस अपराधी को क्या सजा दी जाएगी। मतलब तुम तीनों चाहते हो कि मैं इस अपराधी को मृत्यु दंड ना दिया जाए। ठीक है, तुम तीनों एक एक करके मेरे कमरे में आओ। फिर राजा अपने कमरे में चला जाता है। वो सबसे पहले अपने बेटे विजय को अंदर बुलाता है। प्रणाम पिताजी। तो तुमने मन बना लिया है कि उस अपराधी को मृत्यु की सजा ना दिया जाए? जी पिताजी, मुझे लगता है कि उस अपराधी के छोटे से अपराध के लिए बड़ी सजा दी जा रही है। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं उसे मृत्यु दंड की सजा रोक देता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम अपना सिंहासन छोड़ना होगा। क्या? हाँ, तुम एक राजा के निर्णय को बदलने के लिए कह रहे हो, तो तुम्हें इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। मैंने जो तुम्हें सिंहासन देने का वचन दिया था, उसे हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा। बोलो, तैयार हो इनके लिए? फिर विजय अपने पिताजी की हुई बातों को सोचने लग जाता है। पिताश्री, मैं एक आम इंसान को बचाने के लिए अपना भविष्य दांव पर नहीं लगा सकता। आप उसे मृत्यु दंड दे दीजिए। वाह, वैसे तो ये ज्ञान की बातें कर रहा था। जब बलिदान देने का वक्त आया तो पांव पीछे कर लिया। ये तो राजा बनने के लिए कतई काबिल नहीं है। ठीक है, अब मैं समझ गया। अब जाओ यहाँ से। थोड़ी देर बाद राजा अपने बेटे अजय को अंदर बुलाता है। बेटा अजय, अगर तुम चाहते हो कि उसे मृत्यु दंड ना मिले तो उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। उसके जान के बदले तुम्हें अपना भविष्य में मिलने वाले सिंहासन को छोड़ना होगा। क्या एक आम इंसान की जिंदगी बचाने के लिए मैं अपना सिंहासन छोड़ दूं? ये कतई नहीं होगा पिताश्री। मैं इतना बड़ा देवता नहीं हूँ कि इतना बड़ा बलिदान दे दूं। नहीं होगा मुझसे। राजा बहुत उदास हो जाता है कि उसका दूसरा बेटा भी पलट गया। अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपने तीसरे बेटे से उम्मीद थी। प्रणाम पिताश्री। बेटा धनंजय, क्या तुम उस अपराधी को मृत्यु दंड देने का खिलाफ हो? जी पिताश्री, न्याय यही कहता है कि जितना बड़ा अपराध हो दंड सिर्फ उतना ही मिलना चाहिए। नहीं बड़े अपराध के लिए छोटा दंड मिलना चाहिए और नहीं छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड मिलना चाहिए। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना निर्णय बदल लूं और उस अपराधी को बचा लूं, तो तुम्हें इनके लिए कुछ बलिदान देना होगा। जी बिल्कुल,
मैं उस अपराधी को जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब बताइए मुझे क्या बलिदान देना होगा। याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमको उत्तराधिकारी बनाऊंगा, बस तुम्हें उसी का बलिदान देना होगा। अगर तुम चाहते हो कि वह इंसान बच जाए तो तुम्हें राजा बनने का सपना खत्म करना होगा। मुझे मंजूर है। दुनिया की कोई भी सिंहासन प्रजा से बढ़कर नहीं होता और प्रजा के साथ अन्याय अगर होने दूंगा तो वैसे में मैं राजा बनने का काबिल नहीं होऊंगा। आखिरकार अपना उत्तराधिकारी मिल ही गया। मेरे बाकी दोनों बेटे अपने स्वार्थ को प्रजा से ऊपर रखते थे, लेकिन धनंजय उन दोनों से अलग है। वह प्रजा के साथ न्याय करने के लिए अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार है। वाह बेटे वाह, तुम परीक्षा में सफल हुए मेरे बेटे। कैसी परीक्षा पिताश्री? आओ मैं उस अपराधी से तुम्हें मिलवाता हूँ। तभी मंगल अंदर आता है। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और फिर उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये एक अपराधी है और इसको सजा मिलने वाली है। मेरा अभी का महाराज और भविष्य का महाराज दोनों का प्रणाम। इस इंसान ने कोई भी अपराध नहीं किया था और इसे कोई भी मृत्यु दंड नहीं मिलने वाला है, बल्कि ये मेरे बचपन का दोस्त मंगल है, जिसके साथ मिलकर मैंने नाटक रचा और अपने तीनों बेटे का परीक्षा लिया। उस परीक्षा में अजय और विजय सफल नहीं हो सका, लेकिन धनंजय अपने न्यायप्रियता के कारण सफल रहा। पिताश्री, आपने बचपन से मुझे जो भी सिखाया है उसको मैंने अपने जीवन में भली भांति उतारा है। मैं जानता हूँ कि इस संसार में न्याय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक राजा कभी भी निर्दोष की सजा नहीं दे सकती। वाह, तुम तो 100% काबिल हो राजा बनने का। फिर राजा अरुण देव अपने बेटे धनंजय की सोच पर बहुत खुश होते हैं और वो अपनी राजगद्दी अपने बेटे धनंजय को देते हैं। ये सब देखकर दोनों भाई अजय विजय बहुत उदास थे और बहुत शर्मिंदा थे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।